हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का जो अभी तक है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री चारों कंप्लीट हो गया। चारों की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिए। बिहार एग्जाम स्पेशल है। बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी का प्रीवियस ईयर है, चाहे बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, बिहार बीपीएससी हो, टीचर का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी से। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो राज्य प्रमुख का नाम, बाकी शासन प्रमुख के अधिकार, देश का अधिकार और विधि का अधिकार है। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तो सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है? भाग 22, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जुलाई 1964 में, जुलाई 1964 में। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के लोग। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो ये हो जाएगा 22। कितने अध्याय हैं? 22, यानी भाग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानून का, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानून। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में तो ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अभी बताए थे यूएसए का, अमेरिका का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका। देखिए रिपीट हो गया है फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये सही नहीं है। अभी तक 1 बार ही संशोधन हुआ है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन बी, उद्देशिका। देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एक अलिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है और संघीय भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एक देश राष्ट्र है, तो पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। अब भारतीय संविधान के स्रोत देखेंगे। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो ब्रिटेन एवं यूएसए से, ऑप्शन डी, ब्रिटेन एवं यूएसए। नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका का अधिकार पत्र, ये हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक, आयरिश संविधान व केंद्र राज्य संबंध,
देखिए ए का जो है हमें 4 मिल गया है, तो ए का 4, उसके बाद जो है बी का 3, तो सी का 1 हो जाएगा। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज संबंध कनाडा का संविधान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है? वो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका से। संघ एवं राज्य क्षेत्र देखेंगे, डैश व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वो है, तो आसान सा प्रश्न, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो भाग 1, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 1। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, भारत का संविधान जो भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र? दादरा नगर हवेली। संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो है भाषी आधार, भाषा आधार पर, ऑप्शन ए। और पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश था, भाषा के आधार पर, ध्यान रखना है, पढ़े भी होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी। भारत एक राज्यों का संघ है, आसान सा प्रश्न है, राज्यों का ही संघ है। संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है तो संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद और अनुसूचियां देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो 324 के तहत, 324 के तहत जो है आपको भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो राज्य सूची का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान करते हैं इसको, यहीं से मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40, एक समान नागरिक संहिता 44, बहुत पूछता है ये, ध्यान रखिएगा। कृषि और पशुपालन 48, न्यायिक व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, न्यायिक और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफसर की समानता संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो ये किया जाता है 358 के तहत, 358 राष्ट्रीय आपातकाल। और तीनों आपातकाल का जानिए, एक 352, एक 356 और 358। 352 जो है राष्ट्रीय और 356 जो है राजकीय, और वित्तीय आपातकाल 358। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा का कर का प्रावधान किया गया? जीएसटी का, तो अनुच्छेद 279 का ए, 279 का ए। भारत में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 अभी पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, किसमें? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है तो धर्म की स्वतंत्रता है, किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 275, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 228। सही सुमेलित कीजिए, यहाँ सुमेलित होगा, चलिए
ग्राम पंचायतों का गठन 40, समान नागरिक संहिता 44, कृषि पशुपालन 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। देखिए रिपीट हो गया है, अभी पढ़े थे हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। अभी 370 यही हटाया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 जी से। किससे? 243 जी से। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 117 संबंध किससे है? तो वित्त विधेयक से। ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त विधेयक। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 92। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अच्छा प्रश्न आ गया है कि संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है? तो 10वीं। 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा 2-4 बच्चों के लिए, ऐसे याद रखिएगा, 24 अनुच्छेद 2-4 बच्चों के लिए मानव दुर्व्यापार और व्यापार निषेध है। यानी 24 में देखिए कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? 51 के क में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 60 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है इसमें? अनुच्छेद 29-30 में। 29-30। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषा। अभी अभी बताए थे, कितनी बार रिपीट हो गया है। और ये ज्यादा ध्यान रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली जोड़ा गया। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 12। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11। 12 से 35 पूछे तो मौलिक अधिकार से। संविधान किस अनुच्छेद में धर्म विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110 के 1 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो 30 के 1 में। अनुच्छेद 30 के 1 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो 4थी अनुसूची। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4थी अनुसूची। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। और ये संविधान संशोधन का प्रावधान जो है, संविधान संशोधन का किस देश से लिया गया है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तैयारी अगर अच्छी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है? तो ये हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। चलिए आज जो है हम लोग 72 तक ही रहने देंगे।
कल जो इससे आगे चलेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं क्लास अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगी। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में 72 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जाकर के मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बीच में मैं कुछ मास्टर वीडियो अपलोड कर रहा था, इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिए थे। यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए 73 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19 द्वारा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324, 329। अनुच्छेद 324 से 329 तक। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। किसके? अनुच्छेद 359। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाग है, ध्यान रखना है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का, वोट देने का? अनुच्छेद 326। इसमें 326 में। भारतीय संविधान को अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया? तो ए एम टी एम, याद रखिएगा, ए एम टी एम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है, पंचायत को तो 11वीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन संबंधित है, उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 का क। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन एक वीडियो में अपलोड करने की प्रयास करूंगा। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये है 326 में। किसमें? ऑप्शन सी 326। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये हो जाएगा, संविधान का हृदय एवं आत्मा। इसके अंदर है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है इंडियन पॉलिटी चल रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13, 251 और 254। अनुच्छेद 13, 251 और 254। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? गणना की दृष्टि से तो 468 अनुच्छेद है, ये ध्यान रखिएगा, 468 अनुच्छेद है और 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से देख लीजिए, अभी सब कुछ जो है संशोधन किया गया था, तो उसमें अब वर्तमान 468 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची तो भारत की भाषाओं से, 22 भाषाओं से, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उसके बाद उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, सही है। एबीसी तीनों हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद नहीं है, बंधुता है, समाजवाद है, संप्रभुता है। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी को नहीं किया गया था। अब नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो 2005 में। कब? 2005 में। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगृहित संपत्ति। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो अपने आप जो इधर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी उसकी। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो यह है संसद को। किसे? संसद को। चलिए मौलिक अधिकार से देखेंगे, बहुत प्रश्न आता है इससे। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। इसमें दिया हुआ है दिए गए विकल्प में पुस्तक छापने पर प्रतिबंधित था। तो अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध जो है अधिकारों का हनन है, तो ये दिया नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा प्राण एवं दैहिक अधिकार का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के निर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है सूचना का अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में? भाग 3, ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 3। 12 से 35 तक अनुच्छेद याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार अब एक है कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार बन गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, चलिए शायद हम लोग यहीं पर थे, देखते हैं। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगर फिर से हो रहा होगा तो रिपीट ही हो जाएगा, अच्छा ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो अनुच्छेद 21 के तहत। किसके? 21 के तहत। नेक्स्ट चलेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानूनी अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2010 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद। कौन? ऑप्शन बी, संसद। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। श्रम का अधिकार और शोषण का अधिकार नहीं देता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में
मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार सभी को पता है, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 44, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? नीति निर्देशक तत्व के लिए तो ये जो है 4 होना चाहिए, ऑप्शन डी। कंफ्यूज कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, ऑप्शन डी सही है, भाग 4। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता और उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, तो ये गलत है, यानी सही हमारा आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? क्वेश्चन था कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आ जाइए मौलिक कर्तव्य पर। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक संस्कारों का विकास करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि उन जरूरतमंदों स्टूडेंटों को आप जरूर भेजिए, शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रिपीटेड प्रश्न है, चाहे रेलवे में आ जाए या एसएससी में आ जाए, कहीं भी आ जाता है ये सब प्रश्न, इसी सब को उठा के दिया जाता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, तो 11, ऑप्शन सी हो जाएगा 11। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 के ए में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, इसका हो जाएगा बी, 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य को 1976 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, 42वें संशोधन 1976 द्वारा, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति बताई है। आइए राष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को पता होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 15,000, ऑप्शन डी हो जाएगा 15,000। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह से, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो जाकिर हुसैन। कब तक के लिए? 1967 से मई 1969 तक, बस। देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक सबको पता है राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। आगे है, कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो संसद, ऑप्शन ए हो जाएगा संसद। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो है राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा।
इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है? तो राष्ट्रपति कौन है सुप्रीम कमांडर? ऑप्शन ए हो जाएगा। वो जो है थल, वायु और नौसेना सबके प्रधान सेनापति होते हैं, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। कौन? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। कौन हटा सकता है? संसद। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, अभी बताया तो उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग जो है क्वेश्चन को देखिए मत, याद भी कीजिए। हो सके 2 से 3 बार जरूर देखिए, रिपीट कर करके देखिए, याद कीजिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो बिहार। ऑप्शन सी बिहार। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति हैं? 14वें। ऑप्शन बी हो जाएगा 14वें। निम्नलिखित से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो? किसने पास किया हो? तो राष्ट्रपति ने। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 वर्ष तक। करा निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो मिला लेते हैं, यहीं पर दिया हुआ छोड़िए। फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है? तो न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषिक अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। आगे राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के निलंबित करना कहलाता है? तो प्रविलंबन। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? अभी बताए थे राष्ट्रपति, तीनों, वायु, थल और नौसेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह। कितनी है? 6 माह। पढ़े भी होंगे आप लोग बहुत बार। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध हुई थी, चुनी गई थी। राष्ट्रपति के विरोध
महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होने वाला होना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो उपराष्ट्रपति को। रिपीट हो गया फिर से प्रश्न। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण कर लेता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, सब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये कार्य करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रधान न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किसी को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, सभी को तो हटा ही सकता है। सी न्यायवादी दिया मंत्रिपरिषद। हाँ हाँ 75 का 3, हाँ मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? सभी को पता है 5 वर्षों का। चलिए आज राष्ट्रपति तक रहने देते हैं। तो आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, एक एक करके सारे को देख लीजिए, बार बार देखिए और क्वेश्चंस को याद कीजिए। यही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति पर छोड़ा था, अब हम लोग उपराष्ट्रपति पर चलेंगे। तो आइए उपराष्ट्रपति से कंप्लीट करते हैं हम लोग। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि बिहार ऑल एग्जाम्स PYQ हमारा चल रहा है, जिसमें आप बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड प्रश्न है यहाँ पर, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रकाशन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो वो हटाया जा सकता है राज्यसभा में संकल्प जाकर लेकर, राज्यसभा में संकल्प लाकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। कितने? 5 वर्ष का। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये गलत है। बाकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पात्र पर नहीं होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट चलेंगे, उपराष्ट्रपति, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य भी, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं संसद के। किसके? संसद के। ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्लियामेंट के होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे, चलिए अब संसद से आ गया। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो सभी को पता है संसद कर सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता था? तो राइक्सस्ट्रॉ। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा क्या था? तो संसद। ऑप्शन सी, संसद। आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्या सही रहेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। ऑप्शन डी, संसद। और हाँ, जिनको भी मास्टर वीडियो चाहिए, मैराथन क्लास चाहिए, वो जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मास्टर वीडियो करके है, उसमें
आपको हिस्ट्री के सारे मास्टर वीडियो डाल दिए गए हैं। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता है मैं मास्टर वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। चलिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो 1927 में। किसमें? 1927 में। फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो संसद ही कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। फिनलैंड की संसद का नाम एंडुस्कुस्ता, मालदीव के मजलिस, जापान का डायट, इजराइल का नेसेट, क्रोएशिया का सबोर, बांग्लादेश का जातीय संसद। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा नेसेट। अभी पढ़े थे नेसेट। ऑप्शन बी नेसेट। डाइट जो है पूछे तो वो जापान का है। मजलिस मालदीव, नेशनल पंचायत नेपाल। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, तो वो है संसद ही। ऑप्शन ए हो जाएगा संसद। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की संसद प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? तो प्रश्न काल और कार्य सूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सदन के सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को तो शून्यकाल। ऑप्शन ए हो जाएगा शून्यकाल। बहुत पूछा वाला जाने वाला प्रश्न है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, संसद है तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है, सब मिला करके संसद बनता है, ध्यान रखना है। चलिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए, राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। ऑप्शन डी 12। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 500। कितनी? 500। ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य बहुमत होना चाहिए? 2/3 सदस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। ऑप्शन ए 12। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो की जाती है चौथी। ऑप्शन बी चौथी। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? देखिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? तो चाहे जितनी बार आ सकते हैं, मनोनयन हो सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो उपसभापति के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? राज्यसभा में तो 238। आगे चलेंगे। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 50। ऑप्शन सी 50 होती है। 250 माफ कीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10। ऑप्शन बी हो जाएगा 1/10। कोरम या गणपूर्ति। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा गठन 1958 में हुआ था, ये सही नहीं है। अस्थायी संस्था है, इसे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सही है ये सब।
राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। अब 25 क्यों होती है? तो 250 टोटल होते हैं और 1/10 कोरम होता है, यानी गणपूर्ति, तो 25 हो गए। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 है। ऑप्शन बी प्रश्न के हिसाब से दिया गया। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो 14 दिनों के लिए। अभी पढ़े तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 दिन के लिए। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है? तो 6 माह के लिए। ऑप्शन बी 6 माह के लिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान के संशोधन में? ऑप्शन ए हो जाएगा। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो संसद एवं विधानसभा से। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है। तो राज्यसभा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल तो वो 6 वर्ष, लोकसभा के पूछे 5 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, ध्यान रखना। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष, अभी बताए। नेक्स्ट चलेंगे। अब जो है लोकसभा आ जाता है। चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं हम लोग। जैसे ही मैं सारा वीडियो अपलोड कर देता हूँ इंडियन पॉलिटी का, सबको मर्ज करके आपके लिए मास्टर वीडियो बना दूंगा। बाकी देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोग लोकसभा से स्टार्ट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का अभी हमारा जो है PYQ चल रहा है, बिहार स्पेशल का। तो उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं 230वें प्रश्न से। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल कितनी सीटें आवश्यक होती है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा। लोकसभा का 10वां हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति करता है। कौन करता है? सभापति। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ये हो जाएगा हमारा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये हो जाएगा 3 और 4। महाभियोग भाग नहीं लेते हैं। बाकी वो जो है निर्वाचन, जब उनका निर्वाचन होता है तब वो भाग लेते हैं। ये महाभियोग बढ़ रहा है इसलिए जो इसमें भाग नहीं लेंगे। और यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन के लिए। ऑप्शन बी 14। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री पद धारण कर सकते हैं? 15%। ऑप्शन ए हो जाएगा 15%। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो ये हो जाएगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन सी हो जाएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा को राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। ये हो जाएगा मीरा कुमार, ऑप्शन बी मीरा कुमार। नेक्स्ट चलेंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल हो। ये हो जाएगा 1/10। इस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, तो 2026। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यकर्ता है, इसका हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपाध्यक्ष को भी बताए थे। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। 552। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट चलेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के। किसके प्रति, लोकसभा के। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे तो वह प्रथम मत दे सकता है, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो राम सुभग सिंह हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को चुन सकता है कौन, तो लोकसभा के सदस्यगण, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। ये हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर लोकसभा का जो स्पीकर, एक मिनट में, हाँ लोकसभा और स्पीकर दोनों दे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से आप देखेंगे निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो एच.एन. बहुगुणा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, तो चंद्रशेखर, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे, बाकी मोरारजी है, चरण सिंह है, एच.डी. देवगौड़ा थे। मंत्रिपरिषद है तो कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत का प्रधानमंत्री तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा सृजित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, कैबिनेट सचिवालय का, वित्त आयोग का छोड़कर। चलिए कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। अब राज्यपाल करा निम्नलिखित में से राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, विधानसभा भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु। सही है तीनों। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित जो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौत की सजा को माफ कर सकता है, ये तो सही नहीं है बिल्कुल। वो तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है मृत्युदंड क्षमा करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो बिल्कुल। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य एवं समवर्ती पर। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है इनमें से। ये हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत है। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी बताया राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब विधानमंडल आया था, आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने 284 प्रश्न तक देख लिए थे। अभी इंडियन पॉलिटी चल रहा है हमारा यूथ कंपटीशन का PYQ, जो कि बिहार के ऑल एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इसको रिवीजन के तौर पे लगा सकते हैं, क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। सीधे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही प्रश्न उठा करके रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए राज्य विधानमंडल और मुख्यमंत्री देखेंगे हम लोग। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40। कितनी? ऑप्शन डी 40। आगे बढ़ेंगे। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? वो मिलता है अनुच्छेद 167। फिर से देखिए, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका देखेंगे हम लोग। सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। अभी हम लोग पढ़े थे। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है तो 40। ऑप्शन सी हो जाएगा 40। आपको थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आपको करना ही करना है। इसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तहत संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और हाँ, आपको मास्टर वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के। संसद पूछे तो लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा। उसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद जो आपकी संसद नहीं, ये राज्य मंत्रिपरिषद पूछा है तो लोक विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब में। ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तब एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 माह के अंदर। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के संबंध में ये न्यूनतम सदस्य संख्या जो 60 दिया गया है यही नहीं है हमारा, गलत है। बाकी सही क्या क्या है? महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य सभी 1/3 है। कुल सदस्य का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये सही नहीं है और हमारा यही आंसर हो जाएगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। 6 राज्यों में जो है आपको द्विसदनीय व्यवस्थापिका देखने को मिलेगा, 6 राज्यों में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री तो मंत्रिपरिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भी है, ध्यान रखना। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष, जैसे राज्यसभा का है उसी तरह विधान परिषद का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल में। चलिए न्यायपालिका पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? पंचायतों में सीटों का आवंटन, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3 बोल रहा है, यानी मूल अधिकार क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार छोड़कर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? 124। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो यह हो जाएगा संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो जनहित याचिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा महाभियोग। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी यूनियन वाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सीधा कदाचार के आधार पर उसके कार्यकाल में किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिन पी.एन. भगवती। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो परामर्शी अधिकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने की राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? भारतीय संसद। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है तो 65 वर्ष। ऑप्शन डी बी हो जाएगा। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है, तो ये हो जाता है संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं, तो 65 वर्ष तक। ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ये हो जाएगा 31। ऑप्शन डी हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्शशाही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है 65 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 30। कितनी? 30। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसे? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अभी पर 31। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष। जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पी सतशिवम। अब निर्वाचन आयोग से देखते हैं निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार। ऑब्वियस सी बात है नहीं है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 2025 के हिसाब से। यहाँ पर कह रहा है देखिए श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संशोधन में। ऑप्शन बी हो जाएगा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमा देवी। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर्स लिस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो बहुमत से आयोग स्वयं। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। उपचुनाव कराया जाता है उपचुनाव, ये कभी भी कराया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा कभी भी। आगे बढ़ेंगे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो कोई नहीं इनमें से हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है मतलब पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति।
क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही, जैसे उसको हटाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो जो कहलाते हैं वार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, किन कानूनों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए इसमें जो दिया गया है, मानसिक रूप से जो विकृत है और एक अवयस्क जिसका 18 वर्ष नहीं पूरा है वो नहीं दे सकता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ग्राम पंचायत। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी जो आगामी 499 दरोगा का एग्जाम है उसमें आपको प्रश्न बहुत सारे यहीं से देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो है आप लोग लग जाइए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, तो नीति आयोग। नीति आयोग इसका जो है फुल फॉर्म याद रख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में हो गया है योजना आयोग की जगह नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग है एक कार्यकारिणी निकाय, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यकारिणी निकाय। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। कड़ा प्रश्नकाल के दौरान अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे के बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। 2017 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष श्री सुमन बेट्टी है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी याद रख लीजिए। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, देखिए पूछ दिया है, अभी बताया था आपको। चलिए पंचायती राज से देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से। आगे बढ़ेंगे, कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, नहीं है, तो थुंगन समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा थुंगन समिति। इस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की, तो अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15, राज्यसभा से 7, ध्यान रखिएगा। संसद की प्राक्कलन समिति है तो अस्थाई, ऑप्शन ए हो जाएगा अस्थाई। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग के लिए प्रश्न है कि संसद का जो है अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद इसका अनुच्छेद आप लोगों को बताना है, संसद कितने अनुच्छेद में है, कमेंट जरूर कीजिएगा, तैयारी कर रहे हैं तो। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ऊपर ग्राम पंचायत के लिए। प्रश्न है कि सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। आगे है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, 3 स्तरीय, ऑप्शन बी। पंचायती राज लागू किया गया 1959 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के नागौर जिले में, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन है, तो राजस्थान उसके बाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी संसदीय समिति क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा लोक लेखा समिति। एक भाई ने जो है कमेंट किया था कि मास्टर वीडियो अपलोड कीजिए, तो जाकर के आप लोग जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मास्टर वीडियो, जहां तक मैं करवा दिया हूं वहां का जो है मर्ज करके आपको मास्टर वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ये कंप्लीट होती है इसका भी मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, क्या सुधार चाहिए या किस तरह से सही चल रहा है। चलिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो संचालन समिति की मुंशी सही नहीं है, इसका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद।
ध्यान रखिएगा। आजा आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था संबंधी समिति कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो राजमन्नार आयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी ए हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे? तो के एम पनिक्कर, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक, उसके बाद जो है ब्लॉक समिति और जिला परिषद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो वाई के अलग समिति। नेक्स्ट है प्रश्न, इसका मतलब यहाँ दिया गया है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ये हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई? नीति निर्देशक सिद्धांतों के, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो जिला परिषद, ऑप्शन बी हो जाएगा जिला परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है लगभग कंप्लीट कर ही दिया जाएगा। पॉलिटी साइंस को जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। 30 से 40 प्रश्न होंगे इसमें करीब। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप लोगों को कर लेना है। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोगों ने 384 तक कंप्लीट कर लिया था इंडियन पॉलिटी का। यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी हमारा बुक चल रहा है पॉलिटी का। तो अब हम लोग आपात उपवन 385वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्रश्न है आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए होगा 1968। नेक्स्ट देखेंगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1975। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? अभी हम लोग पढ़े थे 1968, यही ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये हो जाएगा 356। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ये चार यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में दिए गए हैं। इसके तहत अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है यदि वो इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक कार्य नहीं कर रही। तो अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये समझ लीजिए।
आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में कितनी बार आपात काल लागू हो चुका है? तो 3 बार। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 बार। अब कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो तो निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है? हम लोग अभी पढ़े थे अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी? तो संथाली। संथाली भाषा को जो है जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 78। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा 7, भाग 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज जो है किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो 73वां संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए इसको मिलान करना है तो यहीं पे हम लोग मिलान करेंगे। देखिए 101 में जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू, 102 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा, 103 में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण व्यवस्था, 104 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान समाप्त किए गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो गणराज्य नहीं जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वें। ऑप्शन ए हो जाएगा 24। इस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की? तो हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो 44वां। ऑप्शन सी हो जाएगा 44। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73। ऑप्शन सी हो जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो 42वां। ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44। ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो हो जाएगा मेघालय, उसके बाद नागालैंड, जम्मू कश्मीर। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन बी होगा, ये जो है 44वां। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो वन जंगली जानवरों का संरक्षण, ये नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये हो जाएगा 73वां। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 91वां होगा, क्योंकि हम भी पढ़े थे थोड़ा कंफ्यूज कर गया। 73वां नहीं होगा, 91वां होगा, 91। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी?
तो पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कितनी बार आ चुका है? 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे राजभाषा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22। ऑप्शन बी हो जाएगा 22। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। ऑप्शन ए हो जाएगा तमिल। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ गया भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है तो अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। आगे चलेंगे, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी। भारत के क्या की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो वो एक न्यायिक सलाहकार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पॉलिटी। कल लास्ट ही रहेगा वीडियो, तो अभी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर आप लोग कर लेना है। कल जो है लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद जो है आपको परसों तक मास्टर वीडियो की मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी की। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का PYQ, जो कि बिहार और एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे राजनीतिक दल, जो है आज पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। कल आशा रहेगी कि आप लोगों को मास्टर वीडियो मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है, राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा लोकतंत्र में। प्रश्न है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10%। ऑप्शन ए 10%। आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1980 में। भारतीय जनता पार्टी BJP 1980। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, करा राष्ट्रीय वृक्ष है तो बरगद। ऑप्शन बी हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है तो ऑप्शन बी हो जाएगा चार शेर यानी अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, यूके के राष्ट्रीय पुष्प तो गुलाब। ऑप्शन डी गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सोने का शेर, सोने का शेर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में वर्णित वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, ये ध्यान रखना। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24। अशोक चक्र में यानी ये पूछ रहा है कितनी है? तो 24 है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम। ऑप्शन ए वंदे मातरम।
राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो मोर हो जाएगा, ऑप्शन ए मोर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है चैत्र, बहुत पूछा है प्रश्न में, चैत्र है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा ध्यान रखना है, जो कि कमल का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन सी हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो गगनटीम डॉल्फिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद अभी पढ़े थे। प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं देखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया। आगे देखेंगे सरकारी आयोग संबंधित है, बहुत पूछता है, तो केंद्र और राज्य संबंध से, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परिरक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूरिया समिति, ऑप्शन ए भूरिया समिति। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से, ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा। सरकारी आयोग बनाया गया था, सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो नीति आयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा नीति आयोग। आगे बढ़ेंगे। फजल अली आयोग जो है, कह रहा है कि फजल अली आयोग जो है संबंधित है, तो हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन ए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। फर्स्ट ही गलत है, जो देखिए ऑप्शन ए, वित्त आयोग द्वारा ही की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए राज्य व्यवस्था विविध देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर मिलाया होगा। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1973। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1985। कह रहा है कि सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 2005। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता, अंतिम सत्ता जनता। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है तो वर्ग विहीन और राजविहीन समाज का। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? दहेज निरोधक विधेयक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जिला प्रशासन कहाँ से है? जिला प्रशासन कहाँ से है? तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ऑप्शन ई हो जाएगा। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है? जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना किस सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी हो जाएगा समवर्ती सूची। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गैर सांविधिक संस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की विदेश नीति आधारित है, विदेश नीति आधारित है तो गुट निरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है?
तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन डी हो जाएगा संप्रभुता। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। चलिए यहीं पर दिया होगा, पहले जो है राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, अपने राज्यों में राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद केंद्रीय मंडल के मंत्री और अपने राज्य में मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्षी नेता, ये जो है 7वें नंबर में आ जाएंगे। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है तो सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निर्णायक मत है जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? ऑप्शन बी गोवा हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन डी हो जाएगा संप्रभुता। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का। ऑप्शन बी हो जाएगा नगर निगम। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का, बहुत फेमस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। ऑप्शन बी हो जाएगा महापौर। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन डी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लोग ले ही लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं थे, बौद्ध धर्म से, संविधान निर्माण प्रक्रिया, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन सबसे थे। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इनमें से तो कोई नहीं होगा। एक तो ये दिख रहा है सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए, 3 और 4, और इसमें जो है बेरोजगारों को रोजगार, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र जनता का, ये तो भी किए था अब्राहम लिंकन। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है? ऑप्शन डी हो जाएगा कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषण। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? ऑप्शन बी विधायिका। ऑप्शन बी विधायिका। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल अहमद अल असद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा कंप्लीट हो गया है इंडियन पॉलिटी। अब जो हमारा ज्योग्राफी शुरू होगा। जिनको भी इंडियन पॉलिटी का आपको मास्टर वीडियो चाहिए, कल तक में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।